गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, अपने पॉलिटिकल साइंस की जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी उसमें अपने जो लास्ट का वीडियो था वो था अपने गठबंधन की राजनीति, गठबंधन की राजनीति के सकारात्मक प्रभाव और गठबंधन की राजनीति के नकारात्मक प्रभाव। ये वीडियो अपना लास्ट का वीडियो था। तो देखो, अपने पॉलिटिकल साइंस के जो दो खंड है, खंड ए और खंड ब, इनमें से अपना खंड ब जो है वो कंप्लीट हो चुका है। खंड ब में अपने एक चैप्टर रहा है भारत के पड़ोसी देशों के साथ में संबंध। ये चैप्टर एक अपने बाकी रहा है। खंड ब में बाकी सारे चैप्टर जो है इसके वीडियो आपको उपलब्ध करा दिए गए। और खंड ए जो है, इस ए में से भी अपने 5-6 पार्ट अपने कंप्लीट हो चुके। कहने का मतलब है कि अपने पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लासेज में लगभग 80% सिलेबस अपना हो चुका है। अब आज अपने एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अपने खंड ए से, जिसका नाम है अपने शक्ति, सत्ता और वैधता। चैप्टर का नाम है अपने शक्ति, सत्ता और वैधता। देखो, इनके ऊपर अपने चर्चा करते हैं। शक्ति, सत्ता मतलब पावर, अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी क्या होती है। देखो, सबसे पहले इनमें अपने बात करेंगे अपने शक्ति की। सबसे पहले कौन सी अवधारणा की बात करेंगे? अपने शक्ति। देखो, शक्ति क्या होती है? जैसे मान लो अपने कोई व्यक्ति है, कोई राजनेता है या कोई मान लो फेमस हस्ती है, वह घर बैठे बैठे ही अपना कोई विदेश में कोई काम करवा दे या उसके एक फ़ोन से ही उसका कोई काम हो जाए, तो अपने कहते हैं ना कि यार इस आदमी के अंदर क्या है, बड़ी शक्ति है। मतलब घर बैठे बैठे ही उसने एक फ़ोन के माध्यम से अपना काम करवा लिया या उसके कहने से उसका एक कोई काम हो जाता है, कोई कार्य हो जाता है, तो उसको अपने क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। देखो, इसकी डिटेल से चर्चा बाद में करेंगे। सबसे पहले इसकी जो मूल अवधारणा है उनकी अपने चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, राजनीति विज्ञान की अगर अपने बात करें तो राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणा जो है वो कौन सी है? शक्ति ही है। और इस शक्ति का जो विचारक है वो किसको मनाता है? मैकियावेली जो है, मैकियावेली को शक्ति का प्रथम विचारक माना जाता है या इनको प्रथम शक्तिवादी विचारक कहा जाता है। किसे? मैकियावेली को। मैकियावेली के बाद में देखो दूसरे व्यक्ति की अपने बात करें तो वो था अपने थॉमस होब्स। थॉमस होब्स ये तो पहला व्यक्ति था, इसे प्रथम शक्तिवादी विचारक मानता है। शक्ति की अवधारणा पर कार्य करने वाला, शक्ति की अवधारणा देने वाला पहला व्यक्ति जो था वो कौन था? मैकियावेली था। यह शक्ति का विचारक था। इसके बाद में आया था थॉमस होब्स। देखो, इस थॉमस होब्स ने एक पुस्तक लिखी थी। पुस्तक का नाम भी आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछा हुआ है, लेवियाथन। 1651 में इस लेवियाथन नामक पुस्तक जो है, इस पुस्तक में थॉमस होब्स जो था इसने भी अपने शक्ति के महत्व पर क्या डाला है? प्रकाश डाला है। कहने का मतलब है कि होब्स जो है, होब्स मैकियावेली के बाद में दूसरा विचारक था जिसने शक्ति के महत्व को स्पष्ट किया है। अपने प्राचीन समय की बात करें, अपने गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, अपने स्मृति काल, उस टाइम पे भी अपनी शक्ति की जो अवधारणा थी उसका अस्तित्व था। क्योंकि देखो, अपने मौर्य वंश जितने भी ये इतिहास में वंश हुए हैं, इनकी जो मूल अवधारणा रही है, इनके साम्राज्य विस्तार की जो मूल अवधारणा थी वो क्या थी? शक्ति ही थी। शक्ति के आधार पर ही इन्होंने अपना एम्पायर, अपना बिजनेस, अपना साम्राज्य स्थापित किया था। और देखो, प्राचीन शक्ति के विचारकों की बात करें, प्राचीन चिंतकों की बात करें जिन्होंने शक्ति के तत्वों पर प्रकाश डाला है, तो उनमें देखो अपने कई बार पूछा हुआ है कि प्राचीन शक्ति के विचारक कौन कौन है। तो अपने मनु है, अपने कौटिल्य है, इसके बाद में आपका चाणक्य है। ये प्राचीन विचारक है जिन्होंने शक्ति की अवधारणा पर क्या दिया था? जोर दिया था, या शक्ति के तत्वों पर इन्होंने क्या डाला था? प्रकाश डाला था। ये तो प्राचीन हो गए। ये अपने कम पूछते हैं। मेन एग्जाम में जो पूछा आता है वो क्वेश्चन आता है शक्ति के
आधुनिक विचारक कौन कौन है। आधुनिक विचारकों की बात करते हैं तो देखो, आधुनिक विचारकों में अपने चार्ल्स मेरियम, कैटलिन, लासवेल, केपलॉन, मार्गेंथौ, ये कुछ ऐसे विचारक हैं जिन्होंने शक्ति की अवधारणा को क्या किया, स्पष्ट किया। तो आधुनिक विचारकों में देखो अपने कैटलिन, केपलॉन, लासवेल, चार्ल्स मेरियम, मार्गेंथौ, ये कुछ प्रसिद्ध शक्तिवादी विचारक माने जाते हैं जो आधुनिक विचारकों की श्रेणी में आते हैं। चार्ल्स मेरियम है, कैटलिन है, अपने लासवेल है, अपने केपलॉन है, मॉर्गेंथौ है, ये जो विचारक हैं इन्होंने शक्ति की अवधारणा को क्या किया, स्पष्ट किया। देखो, इनमें से अपने बात करें लासवेल की, जो लासवेल था इसने शक्ति के ऊपर विशेष जोर दिया है। इसने अपनी एक पुस्तक थी, पुस्तक का नाम भी ध्यान रखना है, कौन, कब, क्या, कैसे। पुस्तक कौन सी है इसकी, कौन, कब, क्या, कैसे प्राप्त करता है। देखो, दो पुस्तक आ चुकी है। अपने ऊपर अपने बात की है लेवियाथन की, जो किसकी है, हॉब्स की है, और दूसरी पुस्तक है लासवेल की, कौन, कब, क्या, कैसे प्राप्त करता है। इस पुस्तक में लासवेल जो है इसने भी शक्ति की अवधारणा को क्या किया है, स्पष्ट किया है। अब देखो, अपने बात करते हैं शक्ति की परिभाषाएं। शक्ति की परिभाषाओं में अपने देखो सबसे पहली परिभाषा दी है अपने मैकाइवर ने। मैकाइवर नामक जो विचारक है इसने एक परिभाषा दी है कि शक्ति एक ऐसी क्षमता है जिससे दूसरों से काम लिया जाता है या अपनी आज्ञा क्या करवाया जाता है, पालन करवाया जाता है। इसने क्या कहा कि शक्ति एक ऐसी क्षमता है जिससे दूसरों से क्या लिया जाता है, या तो काम लिया जाता है या उनसे अपनी आज्ञा का क्या करवाया जाता है, पालन करवाया जाता है। मतलब मैकाइवर ये कहता है कि आप किसी व्यक्ति से अपना कोई कार्य करवा रहे हो या आप उस व्यक्ति को कोई आज्ञा दे रहे हो और वो आपकी आज्ञा का क्या कर रहा है, पालन कर रहा है, तो मैकाइवर के अकॉर्डिंग यह क्या है, शक्ति है, यह पावर है। और यह परिभाषा जो है इन्होंने अपनी कौन सी पुस्तक में दी, द वेब ऑफ गवर्नमेंट। ध्यान रखना, पुस्तक का नाम है द वेब ऑफ गवर्नमेंट। इस पुस्तक में इन्होंने शक्ति की परिभाषा दी है कि शक्ति एक ऐसी क्षमता है, एक ऐसी योग्यता है जिसके द्वारा हम किसी दूसरे से काम करवा सकते हैं या अपनी आज्ञा का क्या करवा सकते हैं, पालन करवा सकते हैं। यह था अपने पहला विचारक जिसने शक्ति की परिभाषा दी थी। इसके बाद में दूसरा प्रसिद्ध विचारक जिसकी परिभाषा आती है वो आता है अपने रॉबर्ट बोरस्टेड। रॉबर्ट बोरस्टेड, इन्होंने भी शक्ति की परिभाषा दी है। इन्होंने कहा है कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। शक्ति क्या है, बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। देखो, ये परिभाषा है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। मतलब बोरस्टेड ये कहते हैं कि बल प्रयोग की योग्यता है ना, वही क्या है, शक्ति है। मतलब आप बल का प्रयोग मत करो, आपके पास में बल प्रयोग की योग्यता तो है लेकिन आप बल का प्रयोग नहीं कर रहे हो, तो वो क्या है, शक्ति है। पुलिस वाले को दंड देने का क्या होता है, अधिकार होता है। एक पुलिस वाला जो होता है उसको आर्थिक या शारीरिक, कुछ भी मान लो, अपने शारीरिक दंड वो दे सकता है, उसको दंड देने की क्या होती है, शक्ति होती है। लेकिन अगर वह दंड देता है तो वह बल हो जाएगा, लेकिन वह दंड नहीं दे रहे तो वह क्या है, शक्ति है। कहने का मतलब है कि बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। अर्थात यह बल का प्रयोग कर सकता है लेकिन अगर उसका वास्तविक प्रयोग हो जाएगा तो वह क्या नहीं रहेगी, शक्ति नहीं रहेगी। इसके अलावा तीसरा विचारक जिसने शक्ति की परिभाषा दी है वो है अपने ऑर्गेन्स की।
ये तीसरे विचारक है जिन्होंने शक्ति की परिभाषा दी है। इन्होंने कहा है कि किसी दूसरे व्यक्ति के आचरणों को, किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को, किसी दूसरे व्यक्ति के चरित्र को अपने लक्ष्यों के अनुसार क्या करना, प्रभावित करना। मतलब किसको, किसी दूसरे व्यक्ति के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार क्या करना, प्रभावित करना, वही क्या है, शक्ति है। मतलब कोई व्यक्ति है, उसका व्यवहार है, उसका आचरण है, उसका चरित्र जो है, उसको हम अपने अकॉर्डिंग प्रभावित कर रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग उसको चला रहे हैं, तो ऑर्गेन्स्की के अनुसार वह क्या है, शक्ति है। तो ये तीन परिभाषाएं हैं, काफ़ी मोस्ट है, मैकाइवर, रॉबर्ट बोयस्टेड और ऑर्गेन्स्की, इनको अपने ध्यान रखनी है। अब अपने नेक्स्ट बात करते हैं, वो आती है कि शक्ति और बल तथा प्रभाव के अंदर क्या अंतर है। देखो तीन वर्ड होते हैं, शक्ति, बल और प्रभाव। देखने में अपने तीनों सेम से लगते हैं कि शक्ति, बल, प्रभाव, ये तीनों एक ही बात है, लेकिन इन तीनों में क्या होती है, असमानताएं होती है, इन तीनों में कुछ अंतर होते हैं। तो उनकी अपने बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने किसकी, शक्ति और बल की। इनमें क्या अंतर होता है। देखो सीधा सा अंतर, पहली बात तो शक्ति क्या होती है, यह प्रचंड बल होता है, और क्या होती है, अप्रकट होती है। अप्रकट का मतलब यह अपने दिखाई नहीं देती। मतलब शक्ति प्रचंड बल है, एक अप्रकट तत्व है, जबकि बल जो होता है वो क्या होता है, प्रकट शक्ति है, और ये अपने को क्या होती है, दिखाई भी देता है। अरे आप किसी के थप्पड़ मार रहे हो तो क्या वो दिखाई देगा या नहीं देगा। एक टीचर है, एक स्टूडेंट के थप्पड़ मार रहा है तो वो क्या हो गया, बल हो गया। एक टीचर है, टीचर के डर से ही स्टूडेंट उनकी बात मान रहा है, उनकी आज्ञा का पालन कर रहा है, वह क्या हो गई, शक्ति हो गई। एक टीचर को यह अधिकार है कि वह किसी स्टूडेंट को क्लास से बाहर निकाल सकता है, तो यह टीचर की क्या है, शक्ति है। अगर उसने, टीचर ने बच्चे को कान पकड़ के क्लास से बाहर निकाल दिया तो वो क्या हो जाएगा, पर बल हो जाएगा। इसी प्रकार से एक पुलिस वाला है, उसको दंड देने का अधिकार है, तो वह क्या है, शक्ति है। अगर पुलिस वाला अपराधी के डंडे मार रहा है तो वह शक्ति ना होकर क्या हो जाएगा, बल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अपने को डंडे मारते हुए वो दिखाई दे रहा है। टीचर बच्चे को क्लास से कान पकड़कर बाहर निकलते हुए हमें क्या दे रहा है, दिखाई दे रहा है। तो यही दोनों में अंतर है, ये अपने को दिखाई नहीं देती और ये अपने को दिखाई देता है। ठीक है, अब एक चीज और आता है इनमें अंतर, एक अंतर और पूछते हैं कई बार कि शक्ति और प्रभाव जो होते हैं, इन दोनों में क्या अंतर है। शक्ति और प्रभाव, देखो शक्ति हमेशा जो होती है वो प्रजातांत्रिक नहीं होती, मतलब प्रजा के अनुकूल नहीं होती। तो सीधी सी बात है, शक्ति कैसी होगी, अप्रजातांत्रिक हो गई, अप्रजातांत्रिक। और प्रभाव कैसा होता है, हमेशा प्रजातांत्रिक होता है, लोकतंत्र के अनुकूल होता है, लोकतंत्र में प्रभाव पाया जाता है। अरे अपने चुनाव में नेता खड़े होते हैं, नेता को अपने वोट देते हैं, क्यों देते हैं, क्योंकि उनका अपने ऊपर क्या होता है, प्रभाव होता है। देखो एक उदाहरण से अपने और इनकी चर्चा करेंगे। शक्ति जो होती है उसका प्रयोग हमेशा दमन के लिए किया जाता है। इस प्रकार अपने कह सकते हैं कि शक्ति जो होती है वो कैसा तत्व है, दमनात्मक है, जबकि प्रभाव जो है वो व्यक्ति के मन पर, मस्तिष्क के ऊपर असर डालता है। इस आधार पे अपने कह सकते हैं कि प्रभाव जो होता है वो कैसा होता है, मनोवैज्ञानिक होता है। क्यों, क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति के मन पर, व्यक्ति के मस्तिष्क पर, व्यक्ति की आत्मा पर असर डाला जाता है। ये साइकोलॉजिकल पॉइंट हो गया प्रभाव। और तीसरी बात, शक्ति जो होती है इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है, प्रभाव की आवश्यकता होती है। लेकिन प्रभाव जो होता है इसके लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती, शक्ति की आवश्यकता नहीं होती। अरे अंग्रेज थे, अंग्रेजों की बात भी अपने हिंदुस्तानी मानते थे और गांधी जी की बात भी अपने हिंदुस्तानी मानते थे।
अंग्रेजों ने भारत पर राज किया तो अंग्रेजों की बात भी हम मान रहे थे, लेकिन अंग्रेजों की बात इसलिए मान रहे क्योंकि उनके पास में जो शक्ति थी वो कैसी थी, अप्रजातांत्रिक थी, दमनात्मक थी। उनका अपने को डर था कि अपने को मारेंगे, पीटेंगे, इस प्रकार का कार्य करेंगे, तो अंग्रेजों की बात अपने स्वीकार कर रहे थे, उसको अपने क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। लेकिन गांधी जी जो है, जिनकी आज जयंती है अपने, उनके भी अपने कुछ, गांधी जी जो कहते उनकी बात को भी हम मानते थे। गांधी जी के कहने पर अपने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इनमें जनता ने भाग लिया। क्यों? क्योंकि गांधी जी के जो सिद्धांत थे, गांधी जी का जो चरित्र था, गांधी जी का जो आचरण था, उसका जनता के मन मस्तिष्क, उनकी आत्मा के ऊपर क्या पड़ा, प्रभाव पड़ा। हिटलर था, हिटलर के पास भी क्या थी, शक्ति थी। गांधी जी के पास में भी क्या थी, शक्ति थी। लेकिन गांधी जी की शक्ति थी वो किसके ऊपर कैसी थी, प्रभाव पे आधारित थी, प्रजातांत्रिक थी, वो प्रभावशाली थी। उसने जनता को मन मस्तिष्क के ऊपर असर डाला। जनता ने अपनी स्वेच्छा से गांधी जी की बातों को स्वीकार किया। हिटलर जो था, इसकी बातों को, इसके सिद्धांतों को, उसको नियमों को इसलिए अपनाया क्योंकि वो कैसा था, क्रूर शासक था। उसकी डर की वजह से, उसके पावर की वजह से हमने इनकी बातों को क्या किया था, माना था। तो शक्ति और प्रभाव जो है, इनमें क्या अंतर है, ये अपने स्पष्ट हो गया है। अपने कई बार इनमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं 2 नंबर का कि शक्ति तथा प्रभाव में क्या अंतर है, या क्वेश्चन आता है शक्ति तथा बल में क्या अंतर है। देखो सीधा सा ध्यान रखना, अगर प्रकट हो जाए तो वह बल है, अगर प्रकट नहीं हो तो वह क्या है, शक्ति है। मैं किसी को कोई कार्य कह रहा हूँ, वह उस कार्य को कर रहा है तो वह शक्ति है। मैं किसी के थप्पड़ मार कर उससे कार्य करवा रहा हूँ, वह क्या हो गया, बल हो गया। इतना ही अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं अपने शक्ति के प्रकार या शक्ति के विविध रूप। शक्ति के प्रकार या शक्ति के रूप। देखो शक्ति के प्रकार या शक्ति के रूपों की बात करें तो अपने शक्ति के जो प्रकार है वो कितने होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। शक्ति को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहली शक्ति जो होती है वो होती है राजनीतिक शक्ति। दूसरी जो शक्ति होती है वो होती है अपने आर्थिक शक्ति, और तीसरी जो शक्ति होती है वो होती है अपने वैचारिक शक्ति। इन तीनों में क्या अंतर होता है, तीनों में क्या खास बात है, वो अपने बात करते हैं। देखो राजनीतिक शक्ति क्या होती है, मतलब पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल पावर जो होता है वो राजनीतिक शक्ति में आता है। अपने देखो अपने समाज के जितने भी मूल्यवान जो संसाधन होते हैं, उन संसाधनों का क्या करना, आवंटन करना, उनका क्या करना, बंटवारा करना या उनका वर्गीकरण करना। समाज के मूल्यवान संसाधन कैसे, जैसे मान लो कोई पद है, कोई अपने पुरस्कार है, पद है, पुरस्कार है अपने, कोई दंड है अपने, कोई कर है अपने, कोई उपाधि है अपने। इनका क्या करते हैं अपने, जब इनका आवंटन करते हैं तो वह क्या कहलाती है, राजनीतिक शक्ति कहलाती है। मतलब जब समाज के लोगों के मध्य इनका अपने क्या कर रहे हैं, बंटवारा कर रहे हैं, समाज के लोगों को ये प्रदान कर रहे हैं, तो वह क्या हो गई, अपने पॉलिटिकल पावर अर्थात राजनीतिक शक्ति। और इनका जो अधिकतर प्रयोग है, इनका जो उपयोग है वो किसके माध्यम से किया जाता है, अपने जो सरकार होती है उस सरकार के जो अंग होते हैं ना, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, इनके द्वारा इस शक्ति का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, इस शक्ति को काम में लिया जाता है। और ध्यान रखना ये तीनों जो है वो शक्ति के क्या है, औपचारिक अंग है। तीनों ही क्या है, शक्ति के औपचारिक अंग है। देखो इनकी चर्चा अपने पिछले वीडियो में हो चुकी है, इसलिए अपने यहाँ पे ज़्यादा डिटेल से बात नहीं करेंगे। राजनीतिक शक्ति में इतना ही ध्यान रखना है कि जिनके माध्यम से पद, प्रतिष्ठा, पुरस्कार, दंड, कर, इनका आवंटन किया जाता है वह क्या होती है, राजनीतिक शक्ति होती है। यह शक्ति जो है वो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के पास में होती है, जो सरकार के क्या होते हैं, औपचारिक अंग होते हैं। दूसरी शक्ति आती है अपने आर्थिक शक्ति।
आर्थिक का मतलब पैसों से संबंधित, धन से संबंधित। देखो जो उत्पादन के जो साधन होते हैं जिनसे अपने आमदनी होती है, आय होती है, इनकम होती है, इनके ऊपर क्या होना, स्वामित्व होना, इनके ऊपर अधिकार होना, वह शक्ति क्या कहलाती है, आर्थिक शक्ति। किनके ऊपर, उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व, उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व होना ही क्या है, आर्थिक शक्ति है। एक चीज और ध्यान रखना, बिना आर्थिक शक्ति के राजनीतिक शक्ति का कोई महत्व नहीं है। मतलब आपके पास में अगर आर्थिक शक्ति है तो ही आपकी राजनीतिक शक्ति सक्षम है, तभी आपकी राजनीतिक शक्ति प्रभावित हो सकती है, अन्यथा बिना आर्थिक शक्ति के राजनीतिक शक्ति का कोई मूल्य नहीं है। अरे सीधी सी बात है, पावर किसके पास में होगा, जिसके पास में क्या होता है, पैसा होता है, पैसा होगा उसके पास में क्या होगा, पावर होगा। तीसरी शक्ति आती है वैचारिक शक्ति। वैचारिक शक्ति या इसको अपने विचारधारात्मक शक्ति भी कहते हैं, विचारधारात्मक शक्ति। देखो इसका अर्थ होता है विचारों का समूह है। क्या अर्थ होता है, वैचारिक शक्ति का अर्थ क्या होता है, वैचारिक शक्ति बोल दो या विचारधारात्मक शक्ति बोल दो, एक ही बात है। इसका अर्थ होता है विचारों का समूह है, और विचार कैसे, जिनके आधार पर हमारे दृष्टिकोणों का क्या होता है, विकास होता है। देखो अपने अलग अलग देश होते हैं, उन अलग अलग देशों में भिन्न भिन्न प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्थाएं पाई जाती है। अलग अलग देशों की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्थाएं जो होगी वो कैसी होगी, अलग अलग होगी, और उन्हें उचित ठहराने के लिए अलग अलग विचारधाराओं का क्या लिया जाता है, सहारा लिया जाता है। जैसे मान लो अपने अलग अलग विचारधाराएं कौन सी, जिनका अपने अध्ययन कर चुके हैं पिछले वीडियो में, अपने जो गांधीवाद है, उदारवाद है, मार्क्सवाद है, समाजवाद है, साम्यवाद है, ये कुछ ऐसी विचारधाराएं हैं जिनका अपने द्वारा क्या लिया जाता है, सहारा लिया जाता है, उपयोग में लिया जाता है। यही क्या है, अपने वैचारिक शक्ति है। मतलब विचारों का समूह है जिसके आधार पर अपने दृष्टिकोण का क्या होता है, विकास होता है। अलग अलग देशों में अलग अलग विचारधाराएं पाई जाती है, और उन विचारधाराओं को अपने उचित ठहराने के लिए जिनका अपने सहारा लिया जाता है, जिन विचारधाराओं का अपने सहारा लिया जाता है, वही क्या कहलाती है, वैचारिक शक्ति। ठीक है, इतनी बात। ये हो गए अपने शक्ति के प्रकार। अब यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन आता है वो आता है शक्ति के सिद्धांतों की। देखो 3-4 अपने सिद्धांत हैं, उनकी अपने बात और कर लेते हैं। शक्ति के सिद्धांत, देखो शक्ति के सिद्धांतों की बात करें तो शक्ति के जो सिद्धांत है वो कितने हैं, अपने 4 सिद्धांत है। पहला सिद्धांत जो आता है वो है अपने वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत। देखो इनको ध्यान से समझ लेना, कोई विशेष नहीं है, बस थोड़ा सा इनको समझने की ही अपने मिसअंडरस्टैंडिंग है, थोड़ा सा ध्यान दे लेना। अपने वर्ग प्रभुत्व, देखो अपने अवधारणाएं पढ़ी थी, अलग अलग विचारधाराएं पढ़ी थी। अगर आपको कहीं याद हो कि मैंने कहां पर वर्ग संघर्ष का सिद्धांत पढ़ाया था, आपको वर्ग संघर्ष की, वर्ग विभेद की, वर्ग भेद की बात की थी अपने किस में, जब अपने मार्क्सवाद पढ़ा था, मार्क्सिज्म, कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो यह जो सिद्धांत है ना, वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत, यह किसकी देन है, मार्क्सवाद की देन है। शक्ति के इस सिद्धांत का जो वर्गीकरण है ना, वो किस आधार पे किया गया है, आर्थिक आधार पे किया गया है। और इसमें यह कहा गया है कि अपने समाज में कितने वर्ग होते हैं, 2 वर्ग होते हैं। आर्थिक आधार पे कितने वर्ग होते हैं, 2 वर्ग होते हैं। एक तो होता है आर्थिक आधार पर ताकतवर वर्ग, और एक होता है आर्थिक आधार पर कमजोर वर्ग। ताकतवर जो वर्ग होता है उसे अपने बुजुर्ग वर्ग कहा जाता है, और जो कमजोर वर्ग होता है उसे अपने क्या कहते हैं, सर्वहारा वर्ग
कहते हैं। और इनके मध्य निरंतर क्या चलता रहता है? संघर्ष चलता रहता है। यही क्या है? अपने वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत है। वर्गीकरण किस आधार पे? आर्थिक आधार पे। किसकी देन है? मार्क्सवाद की देन है। कितने वर्ग है? 2 है। पहला बुजुर्गा वर्ग, दूसरा सर्वहारा वर्ग। बुजुर्गा वर्ग या ताकतवर वर्ग जिसमें पूंजीपति, अमीर, पैसे वाले व्यक्ति आते हैं। दूसरा कमजोर वर्ग जिसमें अपने मजदूर, किसान वगैरह आते हैं। इन दोनों के मध्य निरंतर क्या चलता रहता है? संघर्ष चलता रहता है। ओके। दूसरा सिद्धांत आता है अपने विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। देखो इस सिद्धांत में भी यही कहा गया है। इसका आधार क्या था? अपने आर्थिक था। इसका आधार जो है वो अपने क्या है? शक्ति है। मतलब वो पैसे के आधार पर है, ये पावर के आधार पर है। इसमें भी ये कहा गया है कि शक्ति के आधार पर समाज में कितने वर्ग होते हैं? 2 वर्ग होते हैं। एक वर्ग तो होता है वो होता है विशिष्ट वर्ग, और दूसरा जो वर्ग होता है वो कौन सा होता है? सामान्य वर्ग। यह वर्ग जो होता है वो कैसा होता है? ताकतवर होता है। विशिष्ट वर्ग और सामान्य वर्ग। विशिष्ट वर्ग जो होता है वो कैसा होता है? ताकतवर होता है, शक्तिशाली होता है। यह वर्ग हमेशा जो है वो जैसा है वैसा ही रहेगा, हमेशा ताकतवर है, शक्तिशाली है और हमेशा ऐसा ही रहता है, चाहे किसी भी दल की क्या हो, सरकार क्यों ना हो। जैसे अपने इस वर्ग की बात करें तो इस वर्ग में अपने जैसे राजनेता है, कोई व्यवसायी है, कोई उद्योगपति है अपने, या अपने वकील है, या अपने कोई डॉक्टर है, ये सब जो है वो किस में आते हैं? विशिष्ट वर्गीय आते हैं। वकील है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, उद्योगपति है, बिजनेसमैन है, व्यवसायी है, प्रोफेसर है, ये सारे जो है वो कौन से वर्ग में आएंगे? विशिष्ट वर्ग में आएंगे। और यह वर्ग हमेशा कैसा होता है? ताकतवर होता है, शक्तिशाली होता है। समय के अनुसार इस वर्ग में परिवर्तन नहीं आता, चाहे किसी भी दल की सरकार हो, यह वर्ग जो है वो हमेशा कैसा रहेगा? शक्तिशाली रहेगा। और दूसरा वर्ग है अपने सामान्य वर्ग, इसी प्रकार का है। यह कैसा होता है? कमजोर होता है। तीसरी बात करते हैं, अपने तीसरा सिद्धांत जो है वो है अपने नारीवादी सिद्धांत। देखो नारीवादी सिद्धांत, नारीवादी सिद्धांत जो है इस सिद्धांत में भी अपने कितने वर्ग है? 2 वर्ग है। और इस सिद्धांत का जो विभाजन है वो ना तो आर्थिक आधार पर हुआ है, न ही शक्ति के आधार पर हुआ है। इसका विभाजन जो है वो किस आधार पर हुआ है? लैंगिक आधार पर या लिंग के आधार पर हुआ है। इस नारीवादी आंदोलन में ये कहा गया है कि समाज में कितने वर्ग होते हैं? 2 वर्ग होते हैं। जो एक तो होता है पुरुष वर्ग और दूसरा कौन सा होता है? महिला वर्ग। देखो इसमें बुजुर्गा, सर्वहारा, इसमें विशिष्ट, सामान्य, इसमें पुरुष और इसमें महिला। ठीक है। इसका आधार क्या है? आर्थिक, इसका शक्ति के आधार पर, और ये किस आधार पर? लैंगिक आधार पर। नारीवादी ये सिद्धांत ये कहता है कि समाज में जो है लैंगिक आधार पर कितने वर्ग होते हैं? 2 वर्ग होते हैं। और इन दोनों वर्गों में से पुरुष वर्ग जो है वो कैसा होता है? शक्तिशाली होता है, जिसके द्वारा अपनी शक्ति का प्रयोग जो है वो किसके ऊपर किया जाता है? महिलाओं के ऊपर किया जाता है। महिलाएं जो होती है, महिला वर्ग जो होता है वो कैसा होता है? कमजोर होता है। देखो इसी नारीवादी सिद्धांत के आधार पर यूरोप जो है, इस यूरोप में नारीवादी आंदोलन हुए थे। क्यों हुए थी नारीवादी आंदोलन? जो महिलाएं थी उन महिलाओं ने पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त करने के लिए नारीवादी आंदोलन चलाए थे। अपने अमेरिका में भी यह आंदोलन चला था। तो 3 वर्ग, अपने 3 सिद्धांत अपने पढ़ चुके हैं। तीनों सिद्धांतों में 2-2 वर्ग है। अब अपने चौथा सिद्धांत जो आ रहा है वो इन तीनों से क्या है? अलग है। यहीं से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखो तीनों में सेम सी है। अपनी चौथा सिद्धांत जो है वो है अपने बहुलवादी
सिद्धांत। देखो ये बहुलवादी सिद्धांत जो है, इस सिद्धांत में ये कहा गया है कि समाज जो होता है, इस समाज में ना तो आर्थिक आधार पर वर्गीकरण होता है, ना ही केवल लैंगिक आधार पर होता है, ना ही केवल शक्ति के आधार पर होता है। मतलब ये कहता है कि समाज में दो ही वर्ग नहीं होते हैं, समाज जो है वो अनेकों वर्गों में बटा होता है, अर्थात समाज में अनेक वर्ग होते हैं। मतलब ये उपरोक्त तीनों सिद्धांतों का क्या कर रहा है, खंडन कर रहा है। ये उपरोक्त तीनों से अलग है, ये भी ध्यान रखना। देखो खास बात क्या है, उपरोक्त तीनों सिद्धांत थे, उसमें सिर्फ कितने वर्ग थे, दो ही वर्ग थे। ये कहता है कि समाज में दो ही वर्ग नहीं होते, समाज में अनेक वर्ग होते हैं। सामाजिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर, आर्थिक आधार पर अलग अलग वर्गों का निर्माण होता रहता है। समाज जो है वो दो ही वर्गों में विभाजित नहीं होता। जो शक्ति होती है वो दो ही वर्गों में नहीं बटी होती, शक्ति जो है वो अनेक समूहों में, शक्ति जो है वो अनेक लोगों में, शक्ति जो है वो अनेक वर्गों में क्या होती है, बटी होती है। और इन वर्गों के मध्य आपस में क्या चलती रहती है, सौदेबाजी होती है। देखो जहाँ पे प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी, वहाँ पर क्या होता है, इन वर्गों के मध्य आपसी सौदेबाजी होती है। और इस सौदेबाजी के माध्यम से ये वर्ग जो है वो अपनी अपनी शक्ति का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। वापस देख लेना, बहुलवादी सिद्धांत जो है वो कहता है कि समाज में कितने वर्ग नहीं होते, दो ही वर्ग नहीं होते। समाज में जो है वो अनेक वर्ग होते हैं, और इन अनेक वर्गों में जो शक्तियाँ हैं वो अलग अलग वर्गों में बटी होती है, अनेक समूहों के मध्य बटी होती है। दो ही समूह में शक्ति का विभाजन नहीं होता। देखो उपरोक्त तीनों में दो वर्ग थे, जबकि इसमें जो है ये क्या कर रहा है, अनेक वर्ग है, और शक्ति जो है वो अनेक वर्गों में क्या होती है, बटी होती है। और जहाँ पे प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, वहाँ पर उन वर्गों के मध्य आपसी सौदेबाजी, आपसी समझौता चलता रहता है, जिसके माध्यम से ये अपनी अपनी शक्ति का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ये क्या है, अपने बहुलवादी सिद्धांत। तो ये था अपने आज का वीडियो, आज का चैप्टर शक्ति। और कल अपने बात करेंगे सत्ता की। अब देखो इस वीडियो में अगर आपके किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। और अगर वो आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर से कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपने बात करेंगे सत्ता की। ओके।